हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो दिस विल बी पार्ट फोर्थ ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर देखा था, हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेल वॉल कैसी होती है। तो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट विल बी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर वो ऑर्गेनेलीज आती हैं जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली वो ऑर्गेनेलीज आती हैं जिनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड है। मतलब इनके फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे पहला फंक्शन करेगा उसका फंक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज आती है इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनेली विल बी अवर ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट ऑर्गेनेली विल बी आर गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा हमारा लाइसोसोम। एंड लास्ट ऑर्गेनेली विल बी वैक्यूल। तो हमारे इन चारों ऑर्गेनेलिस के ER, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, इन चारों ऑर्गेनेलिस के जो हमारे फंक्शन होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बाकी जो बची हुई ऑर्गेनेलिस है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स, उनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होते, तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आज हम इन चारों ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ER, गोल्जी, लाइसोसोम्स एंड देन वैक्यूल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे ER के साथ। ER की फुल फॉर्म हम सबको पता है, बेसिक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैसे होते हैं? ये छोटे होते हैं, टेनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और इनका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होता है, ट्यूबुलर होते हैं ये। दे आर टेनी एंड ट्यूबुलर। इनकी जो लोकेशन होती है, अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूं, तो ये हमारे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड मिलेंगे आपको। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड मिलेंगे। ये हमारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, बिकॉज प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, ओनली इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट इज, अब हम ER के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ER। तो ER जो होता है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। इसको हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। एक पार्ट होता है हमारा जो कि साइटोप्लाज्म के टुवर्ड्स होगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट। एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट। और एक होता है जो हमारा अंदर ER के अंदर होता है, इनसाइड ER होता है, उसको हम बोलते हैं लुमिनल पार्ट। लुमिनल पार्ट। तो हमारा जो एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट होता है वो होता है टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म। और जो हमारा लुमिनल पार्ट होता है वो होता है टुवर्ड्स ER। ये ER की तरफ होता है। देख सकते हैं हम, जैसे कि ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, ये साइटोप्लाज्म की तरफ है, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट। और ये पार्ट जो अंदर की तरफ है, ये वाला पार्ट अंदर वाला, इसको हम बोलेंगे लुमिनल पार्ट। तो ER को हमने दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है, एक्स्ट्रा लुमिनल एंड लुमिनल पार्ट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे दो टाइप के हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो टाइप के होते हैं। अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच होंगे उनको हम बोलते हैं RER। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER। इनके पास राइबोसोम अटैच होंगे। इस ER के पास हमारे देखेंगे कि राइबोसोम्स विल बी प्रेजेंट। राइबोसोम इनके सरफेस पे अटैच होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। वेरएस एक होता है हमारे पास SER, दैट इज स्मूथ ER। ये वो ER है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। अगर राइबोसोम एब्सेंट होंगे तो इनके अपीयरेंस स्मूथ लगेगी, इसलिए नाम इनका है स्मूथ ER। बट अगर हमारे पास राइबोसोम होंगे तो इनके अपीयरेंस थोड़ी सी रफ लगेगी, बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स, इसलिए इनका नाम होता है रफ ER। हम इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो राइबोसोम अटैच है, दीज आर राइबोसोम छोटे छोटे, तो इसको हम बोलेंगे RER।
बट इस तरफ हमारे पास हम देख रहे हैं कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, तो इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलेंगे SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं। दोनों के फंक्शन वैरी करते हैं, RER और SER का फंक्शन अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे RER का क्या फंक्शन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है। अब इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स इज द प्रोटीन मशीनरी, प्रोटीन बनाता है हमारा राइबोसोम। अब वो राइबोसोम, अब राइबोसोम हमारा RER पे प्रेजेंट है, तो इसका मेन काम क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और प्रोटीन बनाने के बाद उस प्रोटीन को बाहर फेंकना। आगे हम देखेंगे प्रोटीन गोल्जी के पास जाएगा, बिकॉज इनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड है। तो RER का काम है प्रोटीन को बनाना और प्रोटीन को ही सिक्रीट करना, प्रोटीन का ही सिक्रेशन करना, ये काम है हमारा RER का। नाउ SCR क्या काम है, स्मूथ ER का क्या काम है, इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, डिटॉक्सिफिकेशन करवाना लीवर के अंदर। और ये क्या करता है, ये स्टोर करता है कैल्शियम को मसल सेल्स के अंदर, इट स्टोर्स कैल्शियम इन मसल सेल्स। साथ में ये क्या बनाता है, ये लिपिड बनाने में मदद करता है। जैसे कि हमने देखा RER हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो SCR हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, ये लिपिड बनाने में मदद करता है, प्लस कुछ स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स भी ये बनाने में मदद करता है एनिमल के केस में। तो हमने देखा RER स्मूथ ER जिसके पास राइबोसोम है उसका काम होता है प्रोटीन को बनाना और सिक्रीट करना। SCR जिस पे राइबोसोम नहीं है उसका काम होता है लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन करना, कैल्शियम को स्टोर करना मसल सेल्स में, और लिपिड और स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स की सिंथेसिस करना। तो यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होता है। हमने देखा कि इसके क्या टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि राइबोसोम है या नहीं है। फिर हमने देखा कि इसके दो कंपार्टमेंट्स, एक एक्स्ट्राल्यूमिनल एंड ल्यूमिनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनली जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, दैट इज गोल्जी बॉडीज, गोल्जी अपरेटस। तो इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया था हमारे कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था 1898 में। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था फ्रॉम द नर्व सेल, नर्व सेल से इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने देखा कि एक डेंस सा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका नाम दिया कैमिलो गोल्जी ने, दैट इज गोल्जी बॉडी, बिकॉज इनके नाम था कैमिलो गोल्जी तो इनके नाम पे ही गोल्जी बॉडीज बोला गया। बट इन्होंने इसको, इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं, इसकी लोकेशन रहेगी हमारी, इट वॉज फाउंड नियर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास देखा गया था। काफी ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर था ये, इट इज अ डेंस स्ट्रक्चर। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज रेटिकुलर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। आगे हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी और स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप के, फ्लैट और डिस्क शेप के सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, सिस्टर्ने, जिसका डायमीटर रहता है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर। तुमने देखा कि हमारे जो गोल्जी बॉडीज होते हैं वो न्यूक्लियस के पास आपको देखने को मिलेंगे। ये डेंस स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलर इसका स्ट्रक्चर है, ये फ्लैट डिस्क शेप के होते हैं, देख सकते हैं हम, दिस इज फ्लैट, ये देखो ऐसे फ्लैट डिस्क शेप के होते हैं। और इसका जो डायमीटर रहता है वो रहता है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर। अब इसकी भी हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसके पास दो टाइप के फेजेस होते हैं, एक होता है ऊपर की तरफ सिस फेज और नीचे की तरफ ट्रांस फेज। इनके बारे में बात करते हैं। इसके पास दो फेजेस होते हैं, एक होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेज। और ट्रांस फेज को हम मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। अब हमने देखा था कि हमारे इन चारों ऑर्गेनेली का काम कोऑर्डिनेटेड है, मतलब जो काम ER ने करा है, प्रोटीन बनाया और लिपिड बनाया, अब वो कहाँ पे आएगा, गोल्जी में आएगा। तो हम इसको ऑर्डरली पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ER पढ़ा, ER के अंदर प्रोटीन बना, लिपिड बना। अब ये प्रोटीन लिपिड उठ के कहाँ पे आएंगे, गोल्जी के पास आएंगे। अब यहाँ पे दो फेजेस है गोल्जी के, एक है सिस फेज और एक है ट्रांस फेज। इसमें किस फेज की तरफ आएगा हमारा प्रोटीन लिपिड, दैट विल बी सिस फेज।
तो सिस फेस क्या करेगा, ये थोड़ा सा कन्वेक्स शेप का होता है सिस फेस, और यही हमारा किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स ईआर, ये हमारा ईआर की तरफ होगा। और ये क्या कैरी करेगा, जो ईआर ने प्रोटीन और लिपिड बनाया है उसको उठाएगा, उसको लेगा। तो लिपिड और प्रोटीन की एंट्री किस फेज से होगी गोल्जी के, सिस फेज से होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या होगी, एंट्री होगी, एंट्री ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड ऑफ ईआर। ईआर ने जो प्रोटीन और लिपिड बनाया है उसकी एंट्री गोल्जी के सिस फेज से होगी। सेकंड हम बात करते हैं ट्रांसफेज की। ट्रांसफेज से क्या होगा, जितना भी, अब देखो गोल्जी क्या करेगा, उसने प्रोटीन लिपिड लिया सिस फेज से, वो क्या करेगा, उसकी ग्लाइकोसाइलेशन करेगा, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड करेगा, कार्बोहाइड्रेट ऐड करने के बाद उसको रिलीज आउट कर देगा ट्रांसफेज से, मैच्योरिंग फेज से। इसको और क्या फेज बोला जाता है, ये थोड़ा सा कनकेव शेप का होता है, तो इसको कनकेव फेज भी बोला जाता है। ये क्या करता है, ग्लाइकोसाइलेशन करने के बाद प्रोटीन और लिपिड को बाहर निकाल देता है। ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन एंड लिपिड इसी फेज से आउट हो जाते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड इसी फेज से निकल जाते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड की एंट्री हुई सिस फेज से, गोल्जी ने क्या करा, उस पे ग्लाइकोसाइलेशन किया और ट्रांस फेज से उनको बाहर निकाल दिया, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन एंड लिपिड को। तो सिस फेज पे एंट्री होती है प्रोटीन और लिपिड की, ट्रांस फेज पे एग्जिट होती है हमारे ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन एंड लिपिड की। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब ये जो दोनों फेजेस होते हैं ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनके फंक्शन बिल्कुल अलग है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, बट ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, हम देख सकते हैं इस इमेज में। तो सबसे पहले देखो, ये दिस इज सिस फेज एंड दिस इज ट्रांस फेज। सिस फेज को ही हम क्या बोलते हैं, फोमिंग फेज बोलते हैं। यही से क्या होगा, हमारे पास हमारा लिपिड और प्रोटीन ईआर से एंट्री लेगा। एंट्री लेने के बाद अंदर क्या होगा, यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन होगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा हमारे लिपिड और प्रोटीन का, उसके ऊपर लिपिड और प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड होंगे। उसके बाद इस फेज से, ट्रांस फेज से इनकी एग्जिट हो जाएगी। किसकी एग्जिट होगी, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन एंड लिपिड की। एंट्री हुई थी नॉर्मल प्रोटीन एंड लिपिड की फ्रॉम द सिस फेज, बट एग्जिट होगी हमारे ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन एंड लिपिड की फ्रॉम द ट्रांस फेज। तो ये बात होगी हमारे गोल्जी की स्टेट फंक्शन की एंड इनके दोनों फेसेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की, ये क्या क्या करता है। तो सबसे पहला हमने फंक्शन देखा कि ये क्या करता है, ये ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है, अभी हमने बात की। सबसे इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है, मतलब हमारे प्रोटीन और लिपिड की मॉडिफिकेशन करवाता है। कैसे मॉडिफिकेशन करवाता है, लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड करवाएगा, जिसकी वजह से अब क्या बन जाएगा, ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। और हमारा जो प्रोटीन होता है उसके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट ऐड करवाएगा, जिसकी वजह से अब क्या बन जाएगा, ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा। तो बेसिकली गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या होता है इनका, ये क्या करते हैं, सोर्टिंग करवाते हैं, मतलब हर एक चीज को जिसकी जिसकी जो भी लोकेशन होगी उसके हिसाब से सोर्ट करके उनको वहां भेजते हैं। तो इनका सेकंड काम होता है सोर्टिंग करना, सोर्टिंग करना प्लस पैकेजिंग करना। जो भी सामान है, जो भी फूड है, जो भी लिपिड है, प्रोटीन है, उनकी पैकेजिंग करना। पैकेज करने के बाद उनको रिस्पेक्टिव लोकेशन पे भेज देना, उनको सोर्ट करके। दिस इज द सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या होगा, ये लाइसोसोम बनाने में भी मदद करता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। ये ये एक ऑर्गेनली है लाइसोसोम, उसकी भी फॉर्मेशन करने में मदद करता है। फोर्थ क्या करता है, एनिमल सेल के अंदर, जब हम देखेंगे सेल डिवीजन में आने वाले सेशंस में, एनिमल सेल के अंदर जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे एक प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के टाइम पे जब सेल प्लेट बनती है उसमें भी ये मदद करता है, सेल प्लेट बनाने में भी ये मदद करता है। लास्ट फंक्शन क्या है इसका, जो स्पर्म के हेड के ऊपर एक्रोसोम होता है, स्पर्म के हेड पे जो एक्रोसोम होता है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसकी भी फॉर्मेशन करने में मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एक्रोसोम, जो मेल का स्पर्म होता है उसमें जो एक्रोसोम होता है उसकी भी फॉर्मेशन हमारी गोल्जी की मदद से होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी। तो अभी तक हमने क्या देखा,
सबसे पहले हमारे ईआर ने प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया। उसके बाद क्या हुआ, वो गोल्जी में आया। गोल्जी में आने के बाद उनका ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट ऐड हुआ। नेक्स्ट अब हम क्या बात करेंगे, लाइसोसोम्स की बात करेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनेली विल बी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स अगेन क्या है, हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। और ये कैसे बनी है, बिकॉज ऑफ गोल्जी। गोल्जी ने इसको पैकेज करके बनाया है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, फॉर्मेशन बाय पैकेजिंग इन गोल्जी। गोल्जी की पैकेजिंग की वजह से इसकी फॉर्मेशन हुई है, पैकेजिंग इन गोल्जी। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जैसे कि अमाइलेज वगैरह, लाइपेज वगैरह, इसके अंदर काफी हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ क्या है, इसका जो पीएच रहता है इस एंजाइम्स का, जो इसका अंदर का एनवायरमेंट है, साइटोप्लाज्म है, इसका पीएच काफी ज्यादा एसिडिक रहता है। दैट इज पीएच इसका रहता है अप्रोक्स 4। 4 इसका पीएच रहता है। तो हम देख सकते हैं लाइसोसोम, दिस इज मेम्ब्रेन, बाहर मेम्ब्रेन है बिकॉज दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होगी, एक लिपिड की लेयर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्या होगा, इसके पास कुछ ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे। और अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे, जिसका साइटोप्लाज्म का पीएच रहेगा 4, एसिडिक। एसिडिक इसका पीएच रहेगा। तो अब हमने बोला कि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, तो कुछ कुछ की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर होगा लाइपेजिस। लाइपेजिस किसको तोड़ेगा, लाइपेजिस तोड़ेगा लिपिड्स को, नाम से पता लग रहा है। लाइपेजेस एंजाइम किसको तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा। नेक्स्ट एंजाइम विल बी प्रोटीएज। प्रोटीएज करेगा प्रोटीन को ब्रेक डाउन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीएज। नेक्स्ट विल बी अमाइलेज। अमाइलेज ब्रेक डाउन करेगा हमारे कार्बोहाइड्रेट का। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड है, पैकेजिंग होके बना है गोल्जी के, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसके पास, इसका पीएच एसिडिक होता है, 4 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लास्ट ऑर्गेनेली की, जो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, दैट इज वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है हमारा, वैक्यूल भी हमारा एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है प्लांट सेल के अंदर। देखो, वैक्यूल हमारा एनिमल में नहीं होगा, ये हमारा किस में होगा, प्लांट में होगा। मेनली ये प्लांट में देखने को मिलता है। ये भी क्या होगा, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगी, जिसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में ही होगा ये भी। इस वैक्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होता है कुछ वोटर सैप, वोटर होता है, कुछ सैप होता है, कुछ एक्सक्रीटरी सामान भी होता है। देखो सेल है, सेल है तो इसका कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होगा, तो वो इसी वैक्यूल के अंदर होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा। साथ में कुछ ऐसे सामान होगा जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है, तो इसके अंदर ये सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वैक्यूल, मैंने बोला वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, इसके पास मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। तो क्वेश्चन आता है काफी बार कि कौन सी मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल को कवर करके रखती है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। अच्छा, अब ये टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अवर प्लांट सेल, इसके अंदर ये वैक्यूल प्रेजेंट है, दिस इज अवर वैक्यूल, और इसके बाहर जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। तो ये एक पूरा प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है। देखो जो वैक्यूल होता है ना प्लांट सेल के अंदर, वो ऑलमोस्ट वॉल्यूम को कवर करके रखता है, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा होता है प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल के अंदर हमने देखा वैक्यूल है, और वैक्यूल के अंदर एक, इसके वैक्यूल को सराउंड करके एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है। ये क्या करती है, जो भी आयंस का एक्सचेंज करना है, मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करना है, उसको करवाती है। तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करवाती है ऑफ आयंस।
आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाती है, बट अब ये बात आती है कि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करवाती है अगेंस्ट, तो ये करवाती है अगेंस्ट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ, अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ करवाएगी, बिकॉज इट इज अगेंस्ट। अब यहाँ पे अगर लो से हाई हो रही है तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज लो टू हाई, अगेंस्ट है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह ये काम कर रहा है, और यहाँ पे मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एनर्जी हमारी लगेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि फंक्शन क्या होता है टोनोप्लास्ट का। अब हमारी वैक्यूल की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वैक्यूल की भी डिफरेंट टाइप है। सो सबसे पहले टाइप होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे होती है? इट इज प्रेजेंट इन अमीबा, ये अमीबा में प्रेजेंट होती है, और इसका काम क्या होता है? ये एक्सक्रीशन करने में मदद करती है अमीबा को, प्लस ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में मदद करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड टाइप ऑफ वैक्यूल विल बी अवर फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ये हमें देखने को मिलती है प्रोटिस्ट में, प्रोटिस्टा किंगडम में, प्रोटिस्ट में देखने को मिलती है। और ये कैसे बनती है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जब हमारा कोई भी सेल है, जब वो क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेता है, कोई भी फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेता है, तब हमारी फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। मान लो दिस इज अवर सेल, इस सेल ने क्या करा, बाहर के किसी फॉरेन पार्टिकल को, किसी फूड को अनगल्फ कर लिया, ऐसे अनगल्फ कर लिया, और ये फूड अंदर चला गया, तो ये फूड क्या बनाएगा आगे जाके? फूड वैक्यूल बनाएगा। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? बाय अनगल्फिंग फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने के बाद हमारी फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो हमने देखा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज है उनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जैसे ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। ईआर हमारा टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, ये सिर्फ आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका एक पार्ट है जो साइटोप्लाज्म की तरफ है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल, और एक पार्ट है जो ईआर की तरफ है, उसको हम बोलते हैं लुमिनल पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईआर ऑन द बेसिस ऑफ कि राइबोसोम है या नहीं है। जिसके पास है दैट इज आरईआर, वो प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, प्रोटीन को सिक्रीट करेगा। एसईआर जिसके पास राइबोसोम नहीं है, फिर वो क्या करेगा? वो लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, कैल्शियम को स्टोर करने में मदद करेगा मसल सेल्स में, और लिपिड और स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स की सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ईआर ने क्या करा। ईआर ने हमारा प्रोटीन और लिपिड बनाया। अब क्या होगा? वो प्रोटीन और लिपिड गोल्जी में आएंगे, और गोल्जी में आने के बाद उनका मॉडिफिकेशन होगा, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स ऐड होंगे। तो गोल्जी बॉडी सबसे पहले डिस्कवर की थी कैमिलो गोल्जी ने 1898 में नर्व सेल से। और इन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के पास एक डेंस स्ट्रक्चर है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप के सिस्टर्ने प्रेजेंट है, जिसका डायमीटर होता है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर। तो इन्होंने बोला कि दो फेजेस हैं इसके, एक है सिस फेज जिसको हम फॉर्मिंग और कन्वेक्स शेप भी फेज भी बोलते हैं, जो कि ईआर की तरफ होता है, यहीं से हमारा ईआर का जो लिपिड और प्रोटीन होगा वो एंट्री लेगा। सेकेंड इज ट्रांस फेज, ट्रांस फेज को हम मैच्योरिंग और कनकेव फेज भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटीन और लिपिड सिस फेज में एंटर हुए थे, अब उनका ग्लाइकोसाइलेशन होके वो यहाँ से एग्जिट लेंगे। दोनों फेज आपस में इंटरकनेक्टेड है, बट इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग है। नेक्स्ट हमने देखा कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इनका काम होता है ग्लाइकोसाइलेशन करना, कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करना, है ना, सोर्टिंग करना, पैकेजिंग करना, लाइसोसोम बनाना, सेल प्लेट बनाना, और स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसकी भी ये फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि नेक्स्ट वाज अवर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम हमने देखा कि इट इज ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, इस ये गोल्जी की पैकेजिंग की वजह से बनते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसका पीएच 4 होता है। फिर हमने देखा वैक्यूल, वैक्यूल प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम यही कवर करके रखता है। इसके बाहर एक टोनोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है। ये क्या स्टोर करके रखता है? वाटर, वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और वो सामान जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शन क्या है टोनोप्लास्ट का? तो ये क्या करता है? आयंस की ट्रांसपोर्ट करवाता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, लो टू हाई, मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ऑन द बेसिस ऑफ कि ये क्या फंक्शन कर रहे हैं, वैक्यूल डिफरेंट टाइप के हैं।
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो वैक्यूल है जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है अमीबा के। एंड सेकंड इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल आपको देखने को मिलेगा प्रोटिस्टा में, और ये कैसे बनते हैं? बाय द अनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स को अनगल्फ करके ही हमारा फूड वैक्यूल बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो हमने इसमें देखा कि 4 ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब जो ऑर्गेनेलीज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम एंड अगेन न्यूक्लियस, उसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू माय वीडियो। थैंक यू सो मच।